Assalamu alaikum, hi viewers, how are you? I'm Dimrana from Government Graduate College Dubai Singh. I hope that you are enjoying the blessings of the holy month Ramadan, and I also hope that you're all fit and fine, right? You're having good time, you're enjoying quality time in this holy month, and we are here to learn writing skills. Fine. As you all know that regarding writing, we know its worth, we know its significance. अरबी मकूला बेटे है कि इल्म को लिख कर कैद करो. फिर आपने फ्रांसिस बैकन, बहुत बड़ा नाम है लिटरेचर में, उसकी कोटेशन आपके जहन में होगी, आपकी नज़रों से गुजरी होगी. ओके, रीडिंग मेकeth a full man, writing an exact man, and conference a ready man. कि रीडिंग से आप में एक तकमील एक आती है, आपके अंदर एक ठहराव आता है, आपकी बातों में डेप्थ पैदा होती है. राइट, रीडिंग करने से यानी आपकी पर्सनालिटी कंप्लीट हो जाती है, आप अंदर से भरे भरे से महसूस करते हैं. और जब राइटिंग की बात आती है, इट ब्रिंग्स प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी इन योर स्पीच. आपकी गुफ्तगू में, आपके तर्ज तकल्लुम में, आपके गुफ्तार में, आपकी बातचीत में, आपके जो कंटेंट ऑफ योर स्पीकिंग और राइटिंग, इसके अंदर प्रिसिशन आती है, एक्यूरेसी आती है, एग्जैक्टनेस आती है. और जो कॉन्फ्रेंस है, जो लोग डिबेट्स करते हैं, टेबल टॉक्स करते हैं, गपशप लगाते रहते हैं, वो उनका जो माइंड है वो बड़ा विटी हो जाता है, बड़े हाजिर दिमाग हो जाते हैं, बड़ा इंस्टेंट प्रॉम्प्टली वो रिस्पॉन्ड करते हैं. फाइन. तो आज का बेटा जो हमारा टॉपिक है वो है काइंड्स ऑफ पैराग्राफ्स. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं. आई होप यू विल एंजॉय टुडेज लेक्चर टू. लेट्स स्टार्ट. टॉपिक काइंड्स ऑफ पैराग्राफ्स. फाइन. Paragraphs can be classified into various types depending on the technique we use to develop the central idea. हम मुख्तलिफ टैक्टिक्स, टिप्स, टेक्निक्स, मेथड्स, स्ट्रैटेजीज हम यूज़ करते हैं क्या करने के लिए, अपने मेन आइडिया को, सेंट्रल आइडिया को, उसको एक्सपेंड करने के लिए, उसको और एलाबोरेट करने के लिए. राइट, उसमें मतलब और उसको फसाहत के साथ हम और तफसील के साथ हम उसको बयान करते हैं मुख्तलिफ तरीक़ों के साथ. द चॉइस ऑफ टेक्निक विल डिपेंड ऑन द टॉपिक, इंटेंडेड रीडर एंड पर्पस. अभी देखें कि आपने कौन सी काइंड आपने लेनी है, कौन सी टेक्निक आपने यूज़ करनी है, कौन सा आपने तरीका इस्तेमाल करना है, वो इन्हसार करेगा, वो डिपेंड करेगा आपको टॉपिक कौन सा है, आपका इंटेंडेड रीडर कौन है, मतलब आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है, किन लोगों ने आपको पढ़ना है, किन लोगों ने आपको सुनना है, और उसका मकसद क्या है. ये मतलब तमाम चीज़ें जो हैं वो ये मतलब डिसाइड करेंगे कि आपने कौन सा पैराग्राफ चूज़ करना है. वी विल स्टडी द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट काइंड्स ऑफ पैराग्राफ्स हियर. ये देखिए हमारे पास देयर आर 11 टाइप्स ऑफ पैराग्राफ्स. हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं. नंबर 1, analysis. Number 2, description. Number 3, definition. Number 4, comparison. Number 5, contrast. Number 6, comparison contrast. Number 7, explanation. Number 8, illustration. Number 9, classification. Number 10, problem and solution. And number 11, argument. Let's discuss them one by one. Analysis. The first topic, subheading we are going to discuss, that is analysis. इसको हम cause and effect के कॉन्टेक्स्ट में भी देखेंगे. जैसे बेटे बाज़ ऐसे का, बाज़ पैराग्राफ का ये भी एक स्टाइल होता है, cause and effect, उस कॉन्टेक्स्ट में भी हम इसको देखेंगे. फाइन. ज़रा मुलाज़ा फरमाइए. An analysis or cause and effect paragraph examines a subject by evaluating one of its aspects, which is done by weighing evidence and possible causal linkages. मतलब cause and effect में बच्चे क्या होता है, मतलब उसमें एक चीज़ किसी भी चीज़ की रीज़न बनती है और उसका फिर इफ़ेक्ट रिज़ल्ट का निकलता वो हमारे सामने होता है. मतलब हम बेटे अगर कॉज ये है कि हम गैदरिंग किए जा रहे हैं, वो किसी भी किस्म की गैदरिंग है, थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, लेकिन मतलब ज़रूरत है आजकल इस पर बोलना. इबादत करना बेटे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. इसमें मतलब
बहुत ज़्यादा मतलब हम लगन के साथ, मोहब्बत के साथ, बड़े एहतराम के साथ, बहुत तकद्दुस हम इसमें मतलब शामिल होता है जब हम मज़हब की बात करते हैं, गैदरिंग्स की बात करते हैं। लेकिन आजकल जो दौर है, जब हम अगर कोई फॉर एग्ज़ाम्पल कोई रिलीजियस प्रोसेशन है, कोई जलसा हो रहा है, इन चीज़ों को आजकल मतलब अवॉइड करना लाजिम है। मतलब जैसे कहते हैं ना कि बाज़ को बेटे हैंड शेक करना मतलब सुन्नत है, लेकिन बाज़ जब अगर कंडीशन ऐसी हो कि किसी को बीमारी फैले तो वो उस चीज़ को ममनू करार दे दिया जाता है। फाइन। तो यहाँ पे देखिए कि आजकल मतलब जो कोविड-19 की कंडीशन है कि अगर इसमें लोग बहुत ज़्यादा मिक्स होंगे, फाइन, लोग SOPs का ख्याल नहीं करेंगे, ये एक कॉज बन रहा है, तो इफेक्ट क्या होगा? देयर वुड बी प्लेंटी ऑफ पॉजिटिव केसेस इन आवर सोसाइटी। तो ये मतलब इस तरह की बातों का हमने ख्याल करना है। यही मतलब पहला जो 2 लाइन्स हैं मैंने उसको मतलब हम इसी एविडेंस को क्या मतलब वजह बनती है, क्या रिजल्ट निकलता है। द ऑब्जेक्ट ऑफ एनालिसिस इन फैक्ट इज टू गेट टू द सेंटर ऑफ हाउ समथिंग वर्क्स। हमने चीज़ों को तज्जिया करना होता है, उसको एनालाइज करना होता है, चीज़ों को डायसेक्ट करना होता है। फाइन। द फॉलोइंग पैराग्राफ कंसिडर्स द लिंक अमंग कैंसर, पॉवर्टी एंड स्ट्रेस। हम कॉज एंड इफेक्ट की बात कर रहे थे, तो बीमारी का जिक्र बेटे मैंने किया आजकल की कंडीशन के मुताबिक, तो यहाँ पे भी बीमारी का जिक्र है, ज़रा तवज्जो करिए। One possible explanation for these statistics on cancer can be found in the high levels of stress associated with poverty. Studies have found that stress can dampen the immune system, the body's first line of defense against cancer, and experiments with animals have shown that a stressful environment can enhance the growth of a variety of tumors. अब ये देखिए बेटे कि कहा जाता है कि जो मतलब स्ट्रेस है, टेंशन है, डिप्रेस होना, सप्रेस होना, कि आप किसी बड़ी टाइट कंडीशन में रह रहे हैं, आपको कुछ सप्रेशन है, किसी परेशानी में आप मतलब कोई स्ट्रेस आपका बढ़ता जा रहा है, कुछ स्ट्रेन है, तो उसमें क्या होगा? तो इस तरह की कंडीशन में जो ट्यूमर्स हैं, जिसे हम गिल्टियाँ वगैरह कहते हैं ना, जो ट्यूमर्स क्लॉट बन जाते हैं बॉडी के अंदर सॉलिड क्लॉट से, तो वो उनकी मल्टीप्लिकेशन होती है। स्ट्रेस कॉजेज मल्टीप्लिकेशन ऑफ कैंसर ट्यूमर्स। फाइन। ज़ाहिर बात है वो ट्यूमर की वजह से होते हैं, जो ट्यूमर्स कैंसर की वजह से ट्यूमर्स बनती हैं बॉडी के अंदर। तो अब ज़रा यहाँ पे देखिए कि स्ट्रेस की कंडीशन में अगर ऐसे माहौल में आप रह रहे हैं, यहाँ पे बहुत स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट है, तो वहाँ पे क्या होगा? ट्यूमर्स और बढ़ेंगी, ये बीमारी और बढ़ेगी। द लिंक बिटवीन पॉवर्टी, स्ट्रेस एंड कैंसर mortality in humans has not been proven। कहते ये चीज़ अभी तक साबित नहीं हुई कि साथ गुर्बत का भी ताल्लुक है, कि गुर्बत, दबाव और ये बीमारी कैंसर की, इनका आपस में कोई जो कैंसर मोर्टालिटी को डेथ वगैरह हो जाती हैं कैंसर की वजह से, ये तहकीक ने अभी तक साबित नहीं किया। बट स्टडीज़ हैव शोन अ लिंक बिटवीन स्ट्रेस एंड अदर इलनेस। लेकिन बीमारी और स्ट्रेस में बड़ा डिफरेंस है। आपको भी पता है कि आप किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा प्रेशर ले रहे हैं, आपके नर्व सेल्स जो होते हैं, आपको जो ब्रेन है वो स्ट्रेस के अंदर है, तो आपकी इम्यून सिस्टम जो आपका है, जो आपकी शील्ड है, जो डिफेंस है आपके अंदर बीमारियों के ख़िलाफ़, वो कमज़ोर पड़ जाता है। तो ये बेटे आपका पहला मतलब पहली हेडिंग थी, पहला हमारा पैराग्राफ था एनालिसिस पैराग्राफ्स पे हमने बात की, जो काइंड्स ऑफ पैराग्राफ होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखिए। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे, बास पैराग्राफ हम डिस्क्रिप्शन के लिए लिखते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब डिस्क्रिप्शन जो होती है ना, ये आप इफ़ यू डेफिनेटली यू माइट बी लिसनिंग अबाउट आयल्स में बेटे 2 तरह के ऐसे होते हैं राइटिंग में, यानी 60 मिनट्स में हम 2 ऐसे सॉल्व करते हैं। एक 260 वर्ड्स का होता है, एक मतलब 150 वर्ड्स का ऐसे हमने लिखना होता है। अब वहाँ पे भी ये ऐसे ना, जो 150 वर्ड्स का हम लिखते हैं, वो बेटे क्या होता है, वो डिस्क्रिप्टिव ऐसे होता है। अकॉर्डिंग टू इलस्ट्रेटेड Oxford Dictionary 2006, a description is a spoken or written representation of a person, object or event। ना डिस्क्रिप्शन में बेटे क्या होता है, आपने चीज़ों को महज रिप्रेजेंट करना होता है, उनको बयान करना होता है। वहाँ पे आपने क्रिटिकल नहीं होना होता, वहाँ पे आपने कोई अपनी पसंदीदगी या नापसंदीदगी का आपने वहाँ पे इजहार नहीं करना, लाइकिंग डिसलाइकिंग आपने वहाँ पे शो नहीं करनी है।
समझ गई बात ये डिस्क्राइब में बेटे जो आप विजुअल जो आपने व्यू किया जो आपने देखा पेपर पे उतार देना, वही हम आर्ट्स के ऐसे का मैंने जिक्र किया, डायग्राम दी होती है, कुछ चार्ट दिया होता है, आपने उसी को जो चीज़ें वहाँ पे लिखी हैं आपको नज़र आ रही हैं वो आपने 150 वर्ड्स में आपने वो बता देनी होती है, यानी वहाँ पे कोई तनकीद कोई भी और आपने ऐसा जिक्र नहीं करना होता, तो ये डिस्क्रिप्शन होती है। The description mode of paragraph development uses descriptive prose to provide a physical picture or functional view of the subject. While a paragraph on physical description develops a picture by identifying the shape, size, color, material, volume, texture, position. जो आपको नज़र आ रहा है बेटे कोई पिक्चर है उसमें शेप, साइज, कलर, मटेरियल आप सब कुछ वहाँ पे बात कर सकते हैं. On one functional description provides a clear concise view of the various function of its subject. Such prose often serves as the raw material for more elaborate forms of analytical prose. चलो पहले हम किसी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं, वो डिस्क्रिप्शन में आ गया वो पैराग्राफ जो टाइप है, उसके बाद फिर कहता है आप उसको एनालिसिस में भी लेके जा सकते हैं. नहीं, पहला आपने डिस्क्राइब करना होता है चीज़ों को. While writing descriptive paragraphs to describe or present a visual picture of any scientific, technical object, equipment, process, fine. Only words that will carry clear and precise meaning should be chosen. अब descriptive essay में जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखने के हमने बेटे ऐसे लफ्ज़ों का चुनाव करना होता है जो उस चीज़ में ज़्यादा प्रिसीजन लेके हैं, क्लैरिटी लेके हैं, बड़ी मतलब सहूलत हो पढ़ने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए, कि उसमें बड़ा आपने उसको बड़ी क्लैरिटी के साथ आपने बड़ी एक्यूरेसी के साथ बड़ी प्रिसीजन के साथ आपने उसको एक्सप्लेन किया है या डिस्क्राइब किया है, सिंपल नॉट एक्सप्लेन डिस्क्राइब किया है. द फॉलोइंग एग्जाम्पल एक्सप्लेन्स द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन पैराग्राफ क्लियरली. एग्जाम्पल ज़रा मुलाजा करिए. The eyeball is about an inch in diameter and has an opaque white outer cover called sclera. जो वर्ड है मतलब बेटा ये वाइट पार्ट ऑफ व्यू, ये बायोलॉजिकल टर्म है, मेडिकल की टर्म है, फाइन. ये मतलब उसकी सिंपल आपको डिस्क्रिप्शन दी जा रही है, फाइन. द फ्रंट पोर्शन आपका कॉल्ड कॉर्निया इज़ ट्रांसपेरेंट, ये बड़ा शफाफ होता है. बिहाइंड द कॉर्निया इज़ अ डायफ्राम कॉल्ड आयरिस, पीछे आयरिस होता है, ये भी बायोलॉजिकल टर्म है. विद एन ओपनिंग कॉल्ड प्यूपल, बिहाइंड द प्यूपल इज़ द क्रिस्टलाइन लेंस मेड ऑफ जेली लाइक सब्सटेंस, उसके पीछे फिर जेली लाइक सब्सटेंस होती है. द बैक सरफेस बीइंग मोर कर्व्ड देन द फ्रंट. अब देखना बेटे कोई क्रिटिकल नहीं हम हो रहे, हम डिस्क्राइब कर रहे हैं कि पहले क्या है, फाइन. स्क्लेरा हमने वर्ड पढ़ा, फाइन. उसके बाद फिर हमने आयरिस का वर्ड पढ़ा, फिर उसके पीछे प्यूपल, जेली लाइक सब्सटेंस हमने पढ़ी. अब देखें द सेकंड लेयर द कोरोइड इज रिचली वेस्कुलराइज्ड. वेस्कुलराइज्ड बेटे होता है जिसमें बहुत सारी वेन्स होती हैं, फाइन, इन कंटेनिंग और कैरिंग लिक्विड्स, फाइन. उसमें उसे हम वेस्कुलर कहते हैं, वेस्कुलराइज्ड पार्ट होता है, थिन dark membrane. The innermost of the three layers is the retina, which is extremely thin. इनके पीछे फिर वो जो extremely बहुत पतली सी तय होती है उसे हम क्या बोलते हैं, retina बोलते हैं. Opposite to the lens and at the center of the retina is the yellow spot, which is a depression. फिर उसके पीछे एक येलो मतलब स्पॉट होता है, वो थोड़ा कैविटी से डिप्रेशन सा होता है. At the point where the optic nerves meet the eye is the blind spot. यानी उस पॉइंट पे यहाँ पे ये ऑप्टिक नर्व्स मीट करती हैं आंखों की, वो क्या होता है, ब्लाइंड स्पॉट होता है. अब ये बेटे इसका मतलब ना भी आपको बहुत समझ आई हो, यानी डेफिनेटली समझ ना आने से मुराद ये है कि बायोलॉजिकल टर्म है, आपकी इंटरेस्ट डेवलप शायद ना हुई हो यहाँ, लेकिन यह है कि आपको ये बेटे यहाँ क्लियर होगा कि ये डिस्क्रिप्टिव ऐसे की बात हो रही है, फाइन. ये चीज़ किसी चीज़ को बयान किया जा रहा है. नंबर 3 हमारे पास है, नेक्स्ट स्लाइड में ज़रा चेक करिए. डेफिनेशन ऐसे डेफिनेशन पैराग्राफ की हम बात करें. नंबर 3 डेफिनेशन पैराग्राफ हम बात कर रहे हैं. Definitions of terms are the foundation of technical writing. Definitions of terms are the foundation of technical writing. इन चीज़ों को बेटे मतलब क्लियर है डिफाइन करना. A precise set of terms is used in technical and only with the common understanding of those terms can information be
कम्युनिकेटेड क्लियरली, यानी हम चीज़ों को जब तक क्लियर नहीं करेंगे उनकी डेफिनेशन हम उनको प्रॉपर तरीके से क्लियर नहीं कर सकते हैं. इन इट्स ब्रॉडेस्ट सेंस अ डेफिनेशन इज अ स्टेटमेंट गिविंग द मीनिंग ऑफ अ वर्ड आर टर्म. यानी इसको सिंपली आप देखिए कि जो डेफिनेशन होती है बेटे वो किसी भी चीज़ का किसी चीज़ को डिफ़ाइन कर रही होती है, उसके मीनिंग को, उसके मतलब को, उसके माना को और मतलब वाज़े कर रही होती है. इट इज़ यूज टू क्लैरिफाई द मीनिंग ऑफ टर्म इन अ कॉम्पैक्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर. बड़े ही मतलब थोड़े लफ्ज़ों में बस क्लैरिटी के साथ आपको बयान करना होता है. फाइन. डेफिनेशंस आर ऑफ टू टाइप्स, सिंपल एंड एक्सटेंडेड. इसकी दो किस्में होंगी, पहली सिंपल सादा सी और दूसरी एक्सटेंडेड. A simple definition is very short and gives only the term, the class to which it belongs and its distinguishing characteristics. अब इसमें क्या होता है कि जो सिंपल डेफिनेशन है बेटे वो शॉर्ट होती है. फाइन. और क्या कहती है, द क्लास टू विच इट बिलोंग्स एंड द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, जो सिंपली उसके बारे में बता देती है कि किस क्लास से इसका ताल्लुक है. कोई भी जब हमको टर्म को हम यूज़ कर रहे होते हैं और उसकी को मुमताज़ जो खुसूसियात हम उनके बारे में बता देते हैं. एन एक्सटेंडेड डेफिनेशन ऑन द अदर हैंड इज़ अ पैराग्राफ और मोर and includes examples, procedures and descriptions in addition to the term type and distinguishing and contrast analogy, example and derivations. यानी अभी देखिए बेटे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको आप देख लें कि अगर सिंपल डेफिनेशन है उसमें क्या कुछ आएगा, सिंपल उसके मीनिंग क्लियर होंगे. अगर एक्सटेंडेड है तो उसके अंदर उसके बहुत सारी एग्जांपल्स आप देंगे, उसको आप एक्सप्लेन करेंगे. फाइन. उसके अंदर आप सिमिलैरिटी क्रिएट करेंगे, कोई कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर देंगे किसी और चीज़ के साथ. फाइन. तो ये उसमें मतलब वजाहत के साथ आपने बयान करना होता है जो आपकी एक्सटेंडेड डेफिनेशन होती है. Look at the following definitions. Simple definition: a generator is a machine that converts mechanical energy into electrical one. अब बेटे आपने सिंपल डेफिनेशन की कि जनरेटर क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी को वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील कर देता है. जैसे हम घरों में जनरेटर चलाते हैं तो उससे हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. फाइन. अब ज़रा बेटे दूसरी जो एग्जांपल हमारे पास है वो ज़रा चेक करिए. आप एक्सटेंडेड डेफिनेशन ज़रा देखें. अल्ट्रासाउंड्स आर हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स दैट आर एबल टू ट्रैवल अलॉन्ग द डेफिनेट पाथ इवन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑब्स्टिकल्स. जो अल्ट्रासाउंड वेव्स होती हैं चाहे आगे रुकावट भी हो वो चलती रहती हैं वहाँ पे. दे आर यूज एक्सटेंसिवली इन इंडस्ट्रीज एंड फॉर मेडिकल पर्पसेस. For instance, industries produce a large number of devices for cleaning, scanning, right? ये तमाम चीज़ों के लिए इसको यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रीज़ के अंदर, क्लीनिंग के लिए, स्कैनिंग के लिए. Using ultrasounds, ultrasonography is a medical imaging technique to visualize the innermost parts of human organs, and it facilitates medical professionals in effective diagnosis. नहीं, आपको बेटी चीज़ बड़ी क्लियर है कि जो मतलब मेडिकल की फील्ड के अंदर अल्ट्रासाउंड तभी किया जाता है जब हमने को डायग्नोज कोई चीज़ करनी होती, किसी चीज़ की तशख़ीस हमने करनी होती, कोई बीमारी हो या फॉर एग्जांपल अदर हम पता करना चाह रहे हो व्हाट इज़ इनसाइड. फाइन. तो उसके लिए हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं. फाइन. तो ये देखिए बेटे ये एक्सटेंडेड डेफिनेशन थी जिसमें वो सारा प्रोसेस बताया कि कैसे कैसे वो एग्जाम्पल्स दी गई. लेकिन जो जनरेटर था वो वन लाइनर सिंपल डेफिनेशन है. नेक्स्ट स्लाइड देखिए. अगला बेटे हमारी स्लाइड है कंपैरिजन. इट्स वेरी सिंपल, बहुत ईजी है. कंपैरिजन में बेटे हम क्या करते हैं इस पैराग्राफ के अंदर, जब किसी भी दो चीज़ों के दरमियान सिमिलैरिटी हो, जो चीज़ें उनमें मुश्तरक हों, जो एक जैसे ही हों, फाइन, तो उनका हम जिक्र करते हैं. ज़रा मुलाज़ा फरमाइए. An analogy or comparison brings out the similar characteristics, aspects or qualities in two subjects. दो हमारे पास सब्जेक्ट्स होते हैं, दो बेटे मौजू होते हैं, दो चीज़ें अंडर कंसिडरेशन होती हैं, दो चीज़ों का हम ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं उन्हें. While developing a paragraph using the comparison mode, we need to decide the points of similarities and also think of specific examples to explain their similarity. हम दो चीज़ों के दरमियान क्या बताते हैं कि ये इनके अंदर सिमिलैरिटी है, फिर हम उनकी आगे एग्जांपल्स देते हैं. फिर बहुत सारी आप इसमें मतलब कंजंक्शंस यूज़ कर सकते हैं, एक्सप्रेशंस यूज़ कर सकते हैं, जैसे सिमिलरली, लाइकवाइज, द सेम, ये वर्ड आपको मिलेंगे. एक्सप्रेशन आपको इस तरह के पैराग्राफ में मिलेंगे. In the same way, X is similar to Y in that, right? X and Y are similar in that, right? Like manner, one way in which X is similar to Y, right? ये इस तरह के expressions हम यहाँ पे use करेंगे. Next बेटे देखिएगा इसकी example मुलाज़ा फरमाएं. An example of a comparison paragraph is given below, right?
Despite their obvious differences in length, a paragraph and an essay are quite similar structurally. हालांकि बेटे लेंथ के एतबार से कहता है ऐसे मतलब आपके 5-6 पेजेस पे हो सकता है, 2-3 पेजेस पे हो सकता है, और पैराग्राफ आपका शॉर्ट होता है. इनकी लेंथ को कहता है मतलब हालांकि वेरिएशन वहाँ पे है, डिफरेंस है, इसके बावजूद इन दोनों में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं, बहुत चीज़ें मुश्तरक हैं दोनों के अंदर. फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, a paragraph is introduced by either a topic sentence or a topic introducer followed by a topic sentence. in हम पैराग्राफ में क्या करते हैं, टॉपिक सेंटेंस लिखते हैं, फाइन, उस पर फिर बाद में उसको एक्सप्लेन किया जाता है. इन ऐसे में भी ऐसे होता है. द फर्स्ट पैराग्राफ प्रोवाइड्स इंट्रोडक्टरी मटेरियल एंड एस्टैब्लिशेस द टॉपिक फोकस. हमारा टॉपिक पे फोकस करवाया जाता है हमारे पहले जो पैराग्राफ के अंदर. ऐसे वहाँ हम एक फ़िक्रे में करते हैं पैराग्राफ के अंदर, और यहाँ पे हम पूरे पैराग्राफ में करते हैं ऐसे के अंदर. The first paragraph provides introductory material and establishes the topic focus. Next, the sentences in the body of a paragraph develop the topic sentence. इसी तरह जैसे पैराग्राफ के अंदर बाकी बटे sentences हैं, वो आपके टॉपिक सेंटेंस को मज़ीद आप एक्सप्लेन करते हैं. Similarly, the body of an essay consists of a number of paragraphs that expand and support the idea presented in the introductory paragraph. Finally, a terminator, whether a restatement, a conclusion or an observation, ends the paragraph. यानी पैराग्राफ के एंड पे बेटे हम ये लिखते हैं, कोई भी हम फाइनल लाइन लिखते हैं. लाइकवाइज, इसी तरह ये वर्ड देखें ना, सिमिलरली, लाइकवाइज, ये आपको यहाँ पे मिलेंगे, राइट, बोथ, राइट. The essay too has a device that brings its ideas to a logically and psychologically satisfying completion. आपका बड़ा ही मतलब सेटिस्फाइंग कंप्लीशन होती है, उसको भी हम क्लोज की तरफ आते हैं. The concluding paragraph, although exceptions to these generalization may be observed in modern creative writing, most well-written expository paragraphs and essays are comparable in structure. अब तलफ़ुज़ की बात भी देख लें, इसे comparable नहीं पढ़ते, pronunciation क्या होता है, comparable, और इस तरह incomparable, right. Let's move on to next slide. next slide में बेटे हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंट्रास्ट. अब कंट्रास्ट बिल्कुल उसको ऑपोजिट है. कंट्रास्ट जो हमने ऐसे भी पढ़ा, कंपैरिजन, ज़रा मुलाज़ा फरमाएं. While using the contrast mode for developing the two main subjects of a paragraph, we are bringing out their dissimilar or contradictory aspects. अब यहाँ पे बेटे हम क्या करते हैं कि दो हम सब्जेक्ट्स को लेते हैं, उनके अंदर जो डिससिमिलैरिटीज़ हैं, जो कंट्रास्ट हैं, जो भी उनमें फॉर एग्जांपल डिफरेंसेस हैं, उनको हमने हाईलाइट करना होता है. ठीक है जी. इन कंस्ट्रक्शन such paragraph in constructing such paragraphs, we need to decide the points of dissimilarities and also think of specific examples to explain those differences. हम मुख्तलिफ़ मिसालें वहाँ पे देंगे उन differences को, उन dissimilarities को मज़ीद वाज़े करने के लिए. The following conjunctions can be used to construct contrast paragraphs. अब कंजंक्शंस जो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे ज़रा वर्ड चेक करिए. however, in contrast, by contrast, but yet nevertheless, हम ये से बात करते हैं, इन चीज़ों को हम कंट्रास्ट में लेके आते हैं. इसी तरह एक्सप्रेशंस की बेटे बात देखें. on the other hand, even though, although, whereas, unlike, on the contrary, right, on the other hand, इस तरह के जो एक्सप्रेशंस हैं वो हम जब चीज़ों को ऑपोजिट करना हो, ये बताना हो कि इनमें कंट्रास्ट है, तो हम ये एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं. नीचे आप जो एग्जांपल ज़रा चेक करिए इस पैराग्राफ की. गिवन बिलो इज़ अ कंट्रास्ट पैराग्राफ. नाउ लेट अस लुक एट हाउ ब्रेन्स इन कंप्यूटर्स वर्क. इंटरेस्टिंग है कि हमारा ब्रेन और कंप्यूटर में क्या डिफरेंस है. अ ब्रेन यूजेस स्पेशल सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन्स. हमारे ब्रेन में स्पेशल सेल्स होते हैं जिन्हें न्यूरॉन कहा जाता है, दैट वर्क टुगेदर टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन एंड रिस्पॉन्ड विद एक्शन. ऑन द अदर हैंड, a computer uses collection of circuits called microprocessor. One is made of living cells. ज़ाहिर बात है जो ब्रेन है बेटे ये लिविंग सेल से बना. द अदर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, और जो आपका कंप्यूटर होता है वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से बना होता है. While the brain uses chemicals to transmit information. ब्रेन के अंदर केमिकल्स होते हैं इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए. The computer uses electricity, और कंप्यूटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी, बिजली यूज़ होती है. I think you got it right. Let's move on to paragraph number 6.
बेटे कंपैरिजन कंट्रास्ट, जैसे बेटे हमने दोनों पढ़े हैं अभी, कंपैरिजन पढ़ा फिर कंट्रास्ट पढ़ा अलग अलग पैराग्राफ में, किसी एक पैराग्राफ के अंदर भी दोनों चीज़ें आ सकती हैं। ज़रा मुलाज़ा फरमाइए, बिसाइड द कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट पैराग्राफ्स discussed above, there is yet another type of paragraph known as a comparison contrast paragraph. अब तलफ़ुज़ बेटे comparison होता है, zan नहीं, comparison गलत, comparison, right, I think you got it. That brings out both the similarities and differences. इसके अंदर हमने क्या करना है, हमने बेटे differences की बात भी करनी है, हमने यहाँ पे similarities की बात भी करनी है, fine. किसी भी two subjects के together to develop the main idea of the paragraph. In this type, we can use the conjunction that emphasize both comparison and contrast as in the following paragraph. ज़रा paragraph बेटे देखिए. Despite the similarities that computer and human brain have, they do differ in many aspects. Both have memory that can grow, but a computer memory grows by adding computer chips. कंप्यूटर की मेमोरी को और बढ़ाया जाता है चिप्स लगा के. Whereas memories in the brain grow by stronger synaptic condition. Synaptic बेटे क्या होता है, जब कनेक्शन होता है between two nerve cells, उनके मतलब जितना वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे उतनी ज़्यादा इसकी मेमोरी और बढ़ती जाती है. The both can adopt and learn. It's much easier and faster for the brain to learn new things. ब्रेन के लिए बहुत आसान होता है नई चीज़ों को सीखना, फाइन. Nevertheless, the computer can do many complex tasks at the same time. लेकिन कंप्यूटर भी बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग होता है, बहुत सारे काम कर सकता है, विच इज़ डिफ़िकल्ट फॉर द ब्रेन. जो मतलब बहुत से लंबी चौड़ी कैलकुलेशन एक्सेल के अंदर हम देखते हैं, परसेंटेज निकालना, हज़ारों मिलियंस में बेटे आपके पास कैंडिडेट हो, आप सिंपल वहाँ पे टाइप करते हैं कि आप क्लिक करते हैं, सब आपका रिजल्ट आपके सामने आ जाता है. इट्स नॉट पॉसिबल फॉर द ब्रेन, फाइन. For example, try counting backwards and multiplying two numbers at the same time. However, the brain also does some multitasking using the automatic nervous system. For example, the brain controls breathing, heart rate, and blood pressure, and at the same time it performs a mental task. ये मतलब brain बहुत सारे task ऐसे perform कर सकता है. Both need energy. The brain needs nutrients such as oxygen and sugar for power, while the computer needs electricity to keep working. मतलब कंप्यूटर को क्या चाहिए होता है, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है वर्क करने के लिए, फाइन. और हमारे ब्रेन को न्यूट्रंस चाहिए जैसे कि ऑक्सीजन है, शुगर है और पावर है. आई थिंक यू गॉट इट, फाइन. That's all about today's lecture. I think you got it, fine. ये मतलब डिफरेंट काइंड्स बेटे पढ़ी थी हमने. टोटल हमारे पास 11 काइंड्स हैं. ये आपका पार्ट 1 है. पार्ट 2 में हम जो रिमेनिंग इसकी टाइप्स हैं उनका जिक्र करेंगे. थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग विद मी. इंशाल्लाह सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, अल्लाह हाफिज़.